दोस्तों, मनी के शो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, आज का मौजू बहुत खास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए। हिंदू राष्ट्रवाद जो एक विचारधारा के तौर पे शायद उससे भी पहले से हमारी फिजाओं में था, वो अब 100 साल आरएसएस की शक्ल में, वो 1925 में वजूद में आता है, या फिर वो एक आरएसएस की शक्ल इख्तियार करके फिर आगे बढ़ता है और 100 साल उसके अब पूरे हो गए हैं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है दिल्ली में और पूरे भारतवर्ष में। आरएसएस की सेंटिनरी पर मोदी साहब ने भी पहले तो लाल किले की फसील से उसको एक्नॉलेज किया। उन्होंने मोहन भागवत साहब को भी उन्होंने सलाम किया, आप कह सकते हैं। उनकी तारीफ करते हुए एक मजमून भी उन्होंने लिखा, या फिर बहुत सारे मजामीन अलग अलग जबानों में अलग अलग अखबारों में छप के आया। आरएसएस का ये मेन स्ट्रीमिंग जो कि 1948 में बैन हो जाता है गांधी के कत्ल के साथ, उसके बाद एक और बार होता है बाबरी मस्जिद जब ढा दी जाती है, उसके बाद भी अंकुश उस पर इमरजेंसी के दौर में भी लगते हैं। इन सब के बावजूद 100 सालों तक आने के बाद आज हम देख पा रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आज इस तरह से आ गया है कि इसको ऐसा लगने लगा है कि अब हटाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैंने दरखास्त की थी नीलांजन मुखोपाध्याय साहब से। वो आरएसएस के या फिर दाएं बाजू के सियासत के बहुत बड़े जानकार हैं। आपकी तो कितनी सारी किताबें हैं, मैं जिक्र करना चाहूंगा, सारे रेलेवेंट हैं। मैं कहना चाहूंगा हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को भी। आपने बाबरी मस्जिद की शहादत पर किताब लिखी थी, 1994 में ही आई थी, द डिमोलिशन इंडिया द क्रॉस रोड्स। फिर ये अभी 2019, सॉरी, कुछ ही साल पहले दोबारा ये तैयार होके आई है, जिसका नाम लिखा गया है 2021 में, द वर्डिक्ट अयोध्या एंड द प्रोजेक्ट टू रिकन्फिगर इंडिया। आप 2013 में नरेंद्र मोदी साहब की आपने एक बायोग्राफी भी लिखी थी, और मोदी साहब की शायद एक वाहिद बायोग्राफी है जिसको उनके नजरियाती कैंप से ताल्लुक नहीं रखने वाले किसी ने ये लिखा हो। नरेंद्र मोदी पर यह किताब है, उनकी बायोग्राफी आप देख सकते हैं। 2015 में आपने किताब लिखी सीक्स द अनटोल्ड एगनी, 1984 के कत्लो गारत पर यह किताब लिखी गई है। 2019 में और आज का जो हमारा विषय है उस पर यह बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट, ये किताब आपने लिखी 2019 में। आज 2025 में क्या हम समझे, क्या आरएसएस की विचारधारा अब फतेहयाब हुई है? क्या अब ये इंडियन नेशनलिज्म की जो परिभाषा थी वो अब पस्त हो गई है? अब हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदू नेशनलिज्म ही हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है? कैसे देखते हैं नीलांजन मुखोपाध्याय साहब? आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नीलांजन दा, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया मणिमुग्ध, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और खास तौर से ये एक ऐतिहासिक ओकेजन है। हम्म। जब हम लिखना शुरू किए थे संघ परिवार और राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में 1980 में, तो कब तब शायद इमेजिन नहीं किए थे कि इतने सालों बाद, 40-50 साल बाद, हम उनके हम्म। सेंटेनरी पे इस तरह से बात करेंगे जिस पोजीशन पे आज आरएसएस है। हम्म। मेरे बारे में कहा जाता था शुरू में कि मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हूँ। मुझे संघ परिवार की ताकत में कुछ ज्यादा ही दिखता है। हम्म। लोग मानते थे कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो मूलतः सेकुलर हैं, वो एक सीमा के आगे सांप्रदायिक नैरेटिव में बह नहीं जाएंगे। हम्म। लेकिन पता नहीं, मेरे को हमेशा लगता था कि अयोध्या का आंदोलन एक नए हिंदुस्तानी को शायद जन्म देगा, या हम्म। फिर एक पुरानी सोच जो हिंदुस्तानी के दिल में और मन में कहीं बैठा हुआ है, वो हम्म। उसको पॉलिटिकली करेक्ट नैरेटिव के तौर पर उसको आर्टिकुलेट कर पाएगा, जो आज हमको देखने को मिलता है। हम्म। आज कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता जब हमको हिंदुत्व का एक और कोई डेवलपमेंट होते हुए नहीं दिखाई देता कि कुछ और चीज उन्होंने हासिल कर ली। हम्म। लेटेस्ट अगर हम बात करें तो हम ये मानते थे कि हिंदुस्तान के तमाम धर्मों में से क्रिकेट एक ऐसा सिर्फ रिलीजन है हम्म। जो डिविसिव नहीं है, जो लोगों को जोड़ता है, डिवाइड जी। नहीं करता है। क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और बिल्कुल। क्रिकेट को भी पूरी तरह से डिविसिव इशू बना के छोड़ दिया। तो उनके लिए ये सक्सेस है। और हम्म। जो हम लोगों की जो एक
डाइवर्स, यूनाइटेड और एक तरह से जो एसिमिलेटिव इंडिया की जो कल्पना है, उसके हम्म। प्रति उसके ऊपर एक और ये आघात। आपने क्रिकेट का जिक्र किया, मैं उसी से मेरा दूसरा सवाल बनता है। ये जो अभी एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिख रहा है। एक तो कपिल देव साहब जो कि 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन थे, जी। कपिल देव साहब ने राजदीप सरदेसाई साहब के शो पर जाकर के बोला है कि ये जो भी हो रहा है इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से जो कुछ किया गया है इस बार एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलते हुए, ये गलत हो रहा है। उन्हें साथ ही हम्म। साथ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दे दिया कि ये हम दोनों हमसाया मुल्क हैं और हम्म। बातचीत के जरिए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। वो बेसिकली उनका जो एक मेन जो उसका सारांश निकलता है वो ये कि वो अनकंफर्टेबल हैं जिस तरीके से क्रिकेट में ये जो एक राइट विंग नेशनलिस्टिक एक अपसर्ज जो हम देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि सूर्य कुमार यादव जो कि चैंपियन टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने आकर के एक तो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पॉलिटिकल एक बयान दिया। अभी आज ही मैंने देखा कि उन्होंने एक और बात कही है कि वो जब खेल रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि मोदी साहब खुद पैड और बैट लेकर के खेल रहे थे टीम के साथ। तो ये एक डाइव जो दो अलग अलग जनरेशन के प्लेयर्स का हम अलग अलग हम देख रहे हैं इस पर उनका जो नजरिया है, क्या ये भी दर्शाता है ये कि आरएसएस की विचारधारा, ये जो हिंदू राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो अब गढ़ कर गई है लोगों के जहन में, अब ये आ गया है और बहुत बार शायद ऑटोमेटिकली आ जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हम दरअसल आरएसएस की बात कर रहे हैं या आरएसएस इंस्पायर्ड चीजें हम बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक सूर्य कुमार यादव का सवाल है, दो बातें। एक तो ये कहा जा सकता है कि मतलब इन दिनों उनकी परफॉर्मेंस बैट को लेके, मतलब बैट उठा के कुछ खास नहीं रही है। हम्म। और आज जब स्थिति ये है कि इतने ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं हिंदुस्तान हम्म। के टीम में शामिल होने के लिए, इतना जो बोलते हैं ना कि टैलेंट का हम्म। एक्सप्लोजन हो रहा है क्रिकेट के फील्ड में, हम्म। खासतौर से जो एवरेज्ड वर्जन है, जो हम्म। जो T20 या फिर वनडे इंटरनेशनल्स में है, हम्म। तो उसमें हो सकता है कि उनको लगा हो कि भाई मेरी जगह खतरे में हो सकती है। हम्म। एंड अगर मैं जो पावर्स दैट बी को अगर मैं खुश करके रखूं, तो हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी, मैं मेरी इनिंग्स थोड़ी और लंबी हो जाए। हम्म। वो एक तरह से कहा जा सकता है, लेकिन दैट इज एन एक्यूजेशन हम्म। अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव। दूसरी बात है कि शायद हो सकता है कि मतलब सूर्य कुमार यादव की ट्रेडिंग में बचपन से एक रुझान रहा हो मोदी साहब के प्रति, आरएसएस के प्रति। हमें हम्म। कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज तक उनसे क्रिकेट के अलावा किसी पत्रकार ने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। तो हम्म। पहली बार उनकी जो ट्रू पिक्चर है वो हमारे सामने उभर के आ रही है। एंड मैं ये मानता हूं कि जो ट्रू पिक्चर है उसमें जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, हम्म। उसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। और सामने वो टोटली गाइड हो रहे एक तरह के बहुत ही क्रूड, पॉलिटिसाइज्ड, हम्म। अनस्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हम्म। ये कोई खिलाड़ी का जिस तरह से मतलब आप अपने ओपोनेंट को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम्म। ये किसी खिलाड़ी के जहन में नहीं होना हम्म। चाहिए। एवरी प्लेयर शुड रेस्पेक्ट देयर ओपोनेंट। यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है हम्म। ये। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा सूर्य कुमार यादव के प्रति मतलब एक क्रॉस साइन है मेरे हिसाब से। मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहूंगा इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि एक अभी पिछले कुछ दिनों से एक मीम चल रहा है जो एक जोक की तरह आया है, बहुत लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसका एक कार्टून भी बनाया मैंने देखा है, सोशल मीडिया पर वायरल है। अलग अलग एलुमनी ग्रुप्स में हो चाहे किसी और तरह का रेजिडेंशियल सोसाइटी RWA ग्रुप में हो, हर तरफ जो है ये मीम फॉरवर्ड हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि संजोग देखिए कि रावण को मारा राम ने विजयदशमी पे, मतलब रावण का जो है दहन जी। या रावण को मारा जा गया, हराया गया, उसका वो एक सेलिब्रेशन होता है। और गांधी को मारा नाथूराम ने। गांधी भी 2 तारीख को पैदा, उसमें एक फैक्चुअल गलती है कि गांधी को तो मारा नहीं जाता है, 2 अक्टूबर को वो पैदा होते हैं। तो हम्म। बेसिकली राम और नाथूराम के साथ जो है कंपैरिजन करने की कोशिश हुई है। मुझे ऐसा लगा कि ये जो पुरानी एक आरएसएस या उस विचारधारा के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग ये बात कहते थे और खुद
नाथुराम गॉडसे जब एडिटर थे, एक वो पर्चा निकालते थे एक, उसमें उन्होंने हम्म। एक कार्टून बनाया था जिसमें गांधी को 10 सिरों वाला जो है रावण दिखाया गया है। उनके एक सर में मौलाना आजाद है, नेहरू है वगैरह, पटेल है, सारे लोग। और श्यामा हम्म। प्रसाद मुखर्जी और सावरकर शायद उस पे उन पे तीर चला रहे हैं दशहरा पे। जी जी जी। तो इस तरह का एक उन्होंने कार्टून बनाया था नाथुराम गॉडसे जब एडिटर थे उसके। तो यही चीज जो है वापस आ गई है, और बहुत लोग जो शायद संघ विचारधारा के साथ ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना ही मोदी साहब की हिमायत करते हैं, वो लोग भी इसको बिना जाने बिना समझे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हा हा ही करके जो है ऐसे कमेंट्स भी साथ में लिख रहे हैं। तो एक सटल तरीके से ही सही, लेकिन क्या आरएसएस की विचारधारा या संघ इंस्पायर्ड विचारधारा, हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा आम भारतीयों के जहन में भी आ गई है। नहीं, मैं ये मानता हूं कि जहां तक गांधी जी की बात है, भारत में उनको मतलब फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी उस तरह से हम लोग रेफर करते थे। लेकिन मुझे ये दुर्भाग्य है कि मुझे याद है कि मेरे बचपन में भी मेरे जो स्कूल के जो सहपाठी थे, जो क्लासमेट्स थे, हम्म। तो उनमें से कई लोग ऐसे थे, मेरे को अब याद आता है, कि जो गांधी के बारे में काफी नेगेटिवली बात करते थे। हम्म। मतलब उनके जहन में ये था, मैं उत्तर भारत में बड़ा हुआ हूँ जहाँ आरएसएस काफी मजबूत रहा है। हम्म। 1950 के बाद भी, गांधी की हत्या के बाद भी, वो जो एक सेंटिमेंट थी, हम्म। हिंदू मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट, हम्म। वो उत्तर भारत के कई जगह एक तरह से डोरमेंट आइडियोलॉजी या डोरमेंट आउटलुक के तौर पर जिंदा थी, थ्रू द 60s एंड 70s, जिस पीरियड में मैं बड़ा हुआ हूँ। हम्म। तो शुरू में क्या होता था कि ये सब बातें जो थी, लोग बाहर पब्लिकली कहने में थोड़ा घबराते थे। हम्म। हमने जब जर्नलिज्म भी करना शुरू किया था, मैंने 1980 के दशक में, तो तब लोग मेजॉरिटेरियन बातें पब्लिकली नहीं करते थे। यहाँ तक कि हम लोग अगर इतिहास में देखेंगे तो बीजेपी के नेताओं को भी 90s तक ये लगता था कि एक सीमा तक तो ठीक है, उसके आगे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल स्टेज में एंट्री जो है राइट विंग से नहीं हो सकती है। हम्म। हमको एक ब्रॉड कंसेंसुअल पाथ से ही निकलना पड़ेगा, हम्म। वरना लाल कृष्ण आडवाणी 95 में अपनी लीडरशिप की पोजीशन को वेकेट करके, लीडर ऑफ बीजेपी होने के बावजूद उस समय वो साइड में हटके अटल जी को, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों नियुक्त किए उन्होंने कि यही हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे, इन्हीं के नेतृत्व में हम 1996 का चुनाव लड़ेंगे। और हम्म। जब बीजेपी को सबसे पहली बार इनवाइट किया जाता है सरकार बनाने के लिए, जो कि मात्र 13 दिन चली, तो अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया? हम्म। इसलिए मनाया गया क्योंकि पूरे संघ परिवार को लगा कि जो रथ यात्री अडवाणी थे, वो हम्म। एक सीमा के आगे, एक सर्टन लिमिटेड सेक्शन ऑफ इंडियंस के आगे, एक सर्टन सेक्शन ऑफ हिंदूज के आगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट not just Indians, but even all Hindus did not approve of the politics of the Ram temple through the 80s and early 90s. Not all Hindus were elated and joyful हम्म। जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, ऐसा नहीं था। तो बहुत बाद में जाके वो एक तरह से नेचुरलाइज हो जाता है कि लोग मानने लगते हैं कि नहीं, हिंदुत्व ही सही है। और उसमें मोदी जी का मतलब बहुत बड़ा मतलब योगदान है, हम कहेंगे योगदान ही है, कि हम्म। उन्होंने हिंदुत्व और एक्सट्रीम मेजॉरिटेरियन आउटलुक को एक तरह से नेचुरलाइज करा दिया और उसको रेस्पेक्टेबिलिटी दे दी। तो इसलिए आज किसी को पब्लिकली गांधी को रावण कहते हुए कोई जो बोलते हैं ना कि द्विधा बोध नहीं होती है। हाँ। दे हैव एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स, और और एनी, नथिंग रियली होल्ड्स देम बैक फ्रॉम टर्मिंग गांधी एज रावण। हम्म। और वही है, मतलब जैसे जो पेरिफेरी में थे को उसको फ्रिंज बोला गया कितने टाइम तक, तो आरएसएस को या फिर संघ परिवार के आउटफिट्स को, कि फ्रिंज है फ्रिंज है। अभी तक कुछ लोग कहने की कोशिश करते थे कि ये तो फ्रिंज आउटफिट्स ने कर दिया है। नाथुराम गॉडसे जब ये कार्टून बनाते हैं उस टाइम पे सच में वो फ्रिंज था शायद, लेकिन फिर भी वो विचारधारा तो थी, उससे भी पुरानी थी। हिंदू महासभा तो एक बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी थी, इलेक्शंस भी वो लोग लड़ रहे थे। मैं जो आपकी किताब है आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट, आरएसएस, उस पे मैं आना चाहूंगा, क्योंकि जी। वो अब बहुत टॉपिकल है। क्योंकि
आपने उसके अलग अलग किरदारों को देखा है, आपने आडवाणी को भी देखा है इसमें, आपने बाला साहेब नाथूराम देवरस। गोडसे को भी, जी जो जी। अपडेटेड एडिशन आई है अच्छा। उसमें नाथूराम गोडसे पे एक चैप्टर था, जो कि उस समय जब पब्लिश किया गया था तो अमेजोन ने उसी समय वेस्टलैंड को टेक ओवर किया था, और तब उनको लग रहा था कि लीगली शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो कि इफ वी कॉल नाथूराम गोडसे एज एन आइकॉन ऑफ द इंडियन राइट। हम्म उनको लगा था कि हो सकता है कि सरकार के कोई एजेंसीज या फिर हम्म बीजेपी के लोग नाराज हो सकते हैं, एंड देन दे कैन ड्रैग द पब्लिशर टू द कोर्ट फॉर हम्म कॉलिंग नाथूराम गोडसे एज द आइकॉन। हम्म लेकिन काफी लंबे समय के बाद हमको पता चला कि हमसे ज्यादा लेबल लगाने के पहले वो खुद ही नाथूराम गोडसे को आइकॉन मानते थे। तभी ना नाथूराम गोडसे के मंदिर मोदी जी के सरकार बनने के तुरंत बाद कई जगह बनने लगे थे। हम्म। तो अभी तो कोई ऐसे ही आप जिसको कह रहे थे विधा बोध, अब तो शायद वो नहीं होगा क्योंकि अब इसी तरह की बातें वो लोग करते हैं। नाथूराम गोडसे को देखिए, नाथूराम और राम को मिला दिया है। जी तो जरूर मीम बनाते वक्त भी किसी को ये नहीं लगा होगा कि इससे प्रॉब्लम हो सकता है और हम किसको दरअसल राम के साथ इक्वेट कर रहे हैं। बहरहाल, जो आप देखते हैं, क्योंकि बहुत इंट्रीगिंग चीज़ें ये भी हैं कि 1939 के बाद ही एक संस्कृताइज्ड हिंदी को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। आरएसएस जो कि बेसिकली महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूशन था, वो सरप्राइजिंगली वो हिंदी को चुनता है, हिंदी के वो अपना जरिए। प्रेयर चेंज करता है, मराठी से संस्कृत में अपना प्रेयर हाँ चेंज करते हैं। हाँ। कि और वही शायद एक ख्वाब भी था उनका कि हमें इसको अगर फैलाना है तो नॉर्थ इंडिया में स्वीकृति मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो ये हो नहीं पाएगा। खैर सेंट्रल प्रोविंसेस में तो महाराष्ट्र भी आ जाता था उस टाइम पे, नागपुर जी वगैरह के। तो हिंदी तो उनके लिए भी शायद एक लैंग्वेज थी, एक सेकंड लैंग्वेज ही सही। जी लेकिन जो हिंदी प्रदेशों में, और ये एक एक तर्क दिया जाता है आमतौर पर, मैंने देखा है कि हिंदी का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि आरएसएस के जो बानी थे, जो उस दौर में उसके साथ जुड़े हुए थे शुरुआती दौर में, उनको ये समझ में आ गया था कि जो ये हिंदू सांप्रदायिकता है, हिंदू कम्युनलिज्म है, वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा तेज है। और अगर वहां जाकर के हमने अपना वर्चस्व कायम कर लिया तो फिर पूरे हिंदुस्तान पे आखिरकार हम कामयाब होंगे। आप इस बात से मुत्तफिक हैं या फिर आप अलग राय रखते हैं इससे? नहीं, हिंदी का चुनाव क्यों किया? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं इस बात को थोड़ा और आगे ले जाता हूं, मैंने लिखा भी है और कई जगह मैंने बोला भी है कि जो संघ परिवार है, इनके जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में जो विजुलाइज करते हैं भारत को, जो भारत है इनके दिमाग में, इनके जहन में जो बैठा हुआ है, जिसकी परिकल्पना वो करते हैं, वो मात्र उत्तर भारत में है। हम्म दक्षिण भारत, या फिर जो अंग्रेजी में कहा जाता है कि साउथ ऑफ विंध्यास, हम्म जो इंडिया का जो हिस्सा है, वो एक तरह से इनका कोर भारत नहीं है। हम्म मैं अभी कुछ दिन पहले दोबारा से, मतलब हर बार हम पढ़ते हैं तो हमको एक नई सेंटेंस, विनायक दामोदर सावरकर के जो पहली किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो बाद में हिंदुत्व के हम्म नाम से जो जानी गई, जो पढ़कर हेडगेवार जी इंस्पायर होकर, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया था 1925 में सितंबर 27 को, तो उनकी किताब को दोबारा से पढ़ते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने चीज देखी, तो शायद पहले मेरी नजर नहीं पड़ी हम्म या ओवरलुक कर दिया, क्योंकि उसमें हर सेंटेंस में इतना मीनिंगफुल मीनिंग है जिसको समझना बहुत जरूरी है। कि वो बात करते हैं कि रामायण की, अच्छा रामायण की बात करते हैं कि जैसे इतिहास है, हम्म और वो कैरेक्टर्स जो हैं वो लोग एक्चुअली ह्यूमंस और या फिर लिविंग कैरेक्टर्स थे। तो वो कहते हैं कि राम जो है लंका जाते हैं, दक्षिण में लंका है, और वहां जाके रावण का वध कर कर जब वो वापस आते हैं, तो भारत का जो परिकल्पना है वो एस्टैब्लिश होता है उस दिन, जिस दिन राम अयोध्या लौटते हैं युद्ध खत्म कर कर, और वो एक तरह से उनके साथ सब लोग चल रहे हैं, हनुमान,
सुग्रीव, ये लोग जो तमाम जो इनका जो वानर सेना है, जिनको सावरकर एक्सप्लेन करते हैं कि ये दक्षिण भारत के लोग, हम्म। कि उत्तर से जाके रावण पे जब उन्होंने अत्याचार की, जब अटैक किया था, नॉट अत्याचार सॉरी, जब अटैक किया था, जब हमला किया था, तो उन्होंने साथ में अपने एलाइज उठाए थे। और जो वानर सेना है वो मूलतः दक्षिण के एलाइज उन्होंने जाके बनाए, और इन लोगों ने बना के एक नया मानव समूह तैयार किया। और उसी से जो हमारा जो भारत की जो कल्पना है वो उभर के आती है। उसके पहले हम लोग तो बेसिकली सप्त सिंधु वाले थे, हम्म। मतलब सिंधु नदी, और उसके अलावा जो 5 पंजाब की नदी, और जो सरस्वती नदी थी जो विलुप्त हो गई है। तो ये 7 सिंधु की नदियां, सप्त सिंधु, इस जियोग्राफिकल लैंड मास में राम और जो बाकी जो लोग थे, तो इस सप्त सिंधु टू भारत हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन, ये रामायण, ये में दैट डे इट एंड्स व्हेन राम कम्स बैक विक्टोरियस फ्रॉम आफ्टर हम्म। वैंक्विशिंग लंका। तो हम्म। इस तरह से कहा जाता है। तो द आइडिया इज कि जो भारत का जो आइडिया है उसमें दक्षिण इज सेकेंडरी। हम्म। ये पूरी तरह से इस इतिहास को इग्नोर करते हैं कि उत्तर में थ्रू इन्वेजन्स, मुसलमानों के आने के कई सेंचुरीज पहले, दक्षिण में खासतौर से केरल में सी रूट से मुसलमान ट्रेडर आए थे, बसे थे और एसिमिलेट हो गए थे। हम्म। ये सबसे जो चीज है इसको इग्नोर करते हैं, और इसीलिए इनके जहन में वो सब चीजें समझती नहीं है। वो सिर्फ कन्फ्रंटेशन के तौर पे ही हिंदू मुसलमान की अंडरस्टैंडिंग के हिस्टोरिकल बेसिस को समझते हैं, हम्म। इंटीग्रेशन को नहीं समझते हैं। नहीं, ये बहुत अहम बात आपने कही है, क्योंकि लंका यानी कि साउथ, उसके साथ जो है उन्होंने सिंबलाइज कर दिया है कि वहां पर फतेह हुई, राम की वापस आए, तो इसीलिए विजयादशमी पे फिर आरएसएस भी बनता है, और इसीलिए वो सेलिब्रेशन भी, इसीलिए शायद बहुत लोग कहते भी हैं कि साउथ में कोशिश तो करते हैं लेकिन अभी तक उनका कोई प्रेजेंस हो नहीं पाया है, शायद बहुत लॉन्ग टर्म केरला के अलावा, और कर्नाटका में कुछ हद तक सही। कर्नाटका में, हाँ। कर्नाटका में सबसे पहली जो लोकसभा की जो सीट दक्षिण से जीती थी, वो हम्म। कर्नाटका में 4 सीट जीते थे 1991 के इलेक्शन में। हम्म। वो इलेक्शन को कवर करने में गया था, और उस समय के जो हमारे संपादक थे अखबार के, तो मैंने लिखा था अपनी रिपोर्ट में कि बीजेपी इज लाइकली टू ओपन इट्स अकाउंट। तो हम्म। उन्होंने मेरे को चैलेंज करते हुए कहा था कि यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज यू गॉट स्वेड बाय reporting too much on the BJP. Their हाँ। publicity campaign has gone into your head. I said, let's have a bet of 100 rupees. उस समय 91 में 100 रुपए की शर्त भी बहुत हाँ, बड़ी बहुत होती बड़ी थी। रकम थी, जी तो जी जी। लेकिन खैर जब 4 सीट जीते तो वो बकायदा पूरे न्यूज रूम में आए और बड़े नाटकीय तरीके से, हियर इज तिलांजलि योर 100 रुपीज। हाँ, तो ये जो दक्षिण भारत में और इसीलिए जो है इनको खौफ भी होता है साउदर्न स्टेट्स में, जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होना है जब सेंसस होगा उसके बाद, इसीलिए बड़ा पार्लियामेंट भी बनाया। साउथ के स्टेट्स को ये खौफ हो रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में हम ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं नॉर्थ के स्टेट्स के बनिस्बत। नॉर्थ को शायद ज़्यादा और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो अल्टीमेट, और जब अब सप्त सिंधु की जो बात कर रहे हैं, वो पंजाब जो धरती है जहां पर ये जी। 5 नदियां तो जा ही रही थी, अभी भी है, वहां पर भी इनका प्रेजेंस ना के बराबर है। मतलब कई 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 सालों से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर एक्चुअली अकाली रही इनके साथ, वो रहे इनके साथ अलायंस में, लेकिन पंजाब में अभी तक वो खाता खोल नहीं पाए हैं अपने दम पर। तो क्या फिर नॉर्थ से इनका अभी का जो इमेजिनेशन है उसमें सिर्फ ये हिंदी बेल्ट है, या बाहर भी, जैसे बंगाल में कोशिश तो कर रहे हैं, वहां तक अभी भी सफल नहीं हो पाए, नॉर्थ ईस्ट में उनका फैलाव हो गया है? तो ये इलाके जहां पर इनकी अभी पकड़ है और जिनमें नहीं है, पंजाब हो गया, और उधर साउथ का हो गया, तो ये फिर इनका आइडिया ऑफ इंडिया से ये भी बाहर है, पंजाब भी बाहर है, और जो हिंदू राष्ट्र से फिर ईस्ट के इलाके भी बाहर हैं। नहीं, हमको एक चीज पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि उत्तर के साथ साथ हमको पश्चिम को भी जोड़ना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में हम्म। आता है, और ये ऐतिहासिक कारणों से, मतलब आता है काफी लंबे समय के साथ, हम्म। मतलब उनका प्रेजेंस वहां पे बहुत ही मजबूत है।
गुजरात पहली स्टेट थी जिसके बारे में कहा जाता था कि लेबोरेटरी ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व जी। और एक तरह से हम अगर 1990 की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में देखें तो वो एक तरह से सब कुछ वहां पे टेस्टिंग करने के बाद ही उसको हम्म। नेशनल लेवल पे उतारा गया। कई सारी चीजें हैं उसके बारे में हम करते हैं। अ, पूरब में एक सर्टन हिस्टोरिकल कारण है कि संघ का प्रेजेंस बढ़ना, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हम्म। फायदा हुआ। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो करीब 50 साल से भी ज्यादा समय से बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आरएसएस, हम्म। पर्टिकुलरली आरएसएस की बात कर रहा हूं, और कुछ एफिलिएटेड संगठन उनके खास किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। मैं मानता हूं कि थोड़ा और इस पे लोगों को शोध करने की जरूरत है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पे इन्होंने काफी ऑर्गेनाइज तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। जैसे नागालैंड में भी इनके काफी लोग मिलेंगे, और इन्होंने आर्ग्यू किया कि नागालैंड के जो लोग हैं, वहाँ की जो जो कम्युनिटीज हैं, वो एक तरह से मूल भारतीय हैं। इनको लेके इनके साथ बहुत लंबी बहस होती, मतलब हम्म। चली आई है, कई दशकों से चली आई है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से आरएसएस ने कंसिस्टेंटली 1960s ऑनवर्ड्स उन्होंने किस तरह से अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश की है, वो उसका हमको इतिहास। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम जैसे लोगों को भी नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस स्ट्रैटेजी के ऊपर और रिसर्च करने की जरूरत है। हम लोगों ने स्प्रेड ऑफ आरएसएस को उत्तर और पश्चिम में तो काफी ट्रैक किया है, उसके बारे में ओरिजिनल सोर्सेज में भी गए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमारी ये डेफिशिएंसी रही। हम्म। दूसरी जो चीज है कि असम और बंगाल, यहाँ की स्थिति थोड़ी बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से थोड़ा फर्क है, क्योंकि असम में एक सर्टन दूसरा किस्म की सेंटिमेंट, राष्ट्रीय सेंटिमेंट, पॉलिटिकल सेंटिमेंट, नॉट राष्ट्रीय सेंटिमेंट, पॉलिटिकल सेंटिमेंट हम्म। का एक इतिहास देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, हम्म। माइग्रेशन के बारे में, अ, जिसमें माइग्रेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान आ रहे थे, मतलब हिंदू ज्यादातर आए। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि मेरे असम के एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार अरूप ज्योति साइकिया से बातचीत हो रही थी, जिन्होंने माइग्रेशन के हिस्ट्री पे बहुत काम किया। दो हम्म। तीन चीजें जो साफ निकल के आती है कि जो असम आंदोलन था, जो लेट 1970 से चल के आया, वो एक तरह से किस तरह से एथनिक कम्युनिटी, मतलब असमीज लोकल पीपल वर्सेस आउटसाइडर्स, से वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम 1970s 80 से पूरी नैरेटिव बन गई, जिसकी वजह से जो हिंदू सांप्रदायिकवाद है वो काफी हद तक असम में पनपा है। हम्म। वही चीज बंगाल में कई जगह पे देखने को मिलती है हमको। बंगाल में भी सबसे ज्यादा जो पार्टीशन का जो ब्रंट फेस करना पड़ा था वो बंगाल को करना पड़ा था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट आए, जो चीज, जो जगह जो आज के बांग्लादेश है, वो बंगाल में आए थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट्स केम इनटू बंगाल, नॉट फ्रॉम नॉट टू असम। और इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, कुछ यहाँ से मुसलमान चले गए, वो लोग वापस आए क्योंकि लैंड होल्डिंग राइट्स पे फर्क था, यहाँ पे हम्म। ज्यादा लिबरल थे। तमाम चीजों के बावजूद एक सीमा के आगे हिंदू कम्युनलिज्म आगे बढ़ नहीं पाई, ना असम में ना बंगाल में। बंगाल में खास तौर से नहीं बढ़ पाई, जिसके पीछे मूल कारण थी पॉलिटिकल कल्चर में एक तरह से एक रेडिकलिज्म का एक रूट था। एक मतलब बंगाल में जो कॉम्पोजिटनेस था वो ज्यादा इनबिल्ट और इनग्रेन था बंगाल के और बंगाली साइकी में, जो कि शायद उस तरह से नहीं डेवलप हो पाया था बिकॉज ऑफ मोर अ मोर डाइवर्स सोशल कैनवस in Assam. That could हम्म। be one reason. But I feel that we need to study more about the limited growth जो वहाँ बंगाल में हो पाया और असम में क्यों हो पाया, इन चीज के बारे में और चीज करने की जरूरत है। उड़ीसा में जहां तक है, मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिला है।
लेकिन ट्रांजैक्शनल लेवल पे उनको उन्होंने वहां पे एस्टैब्लिश किया है अपनी प्रेजेंस को। हम्म। किस हद तक इसको आइडियोलॉजिकली कन्वर्ट कर पाते हैं, वो हमको आगे और देखना जरूरी है। हम्म। मैं एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी किताब में लगी, और इनफैक्ट और भी कमेंटेटर्स ने इसका जिक्र किया है, हालांकि पोलेमिकल डिबेट्स में ही इसका इस्तेमाल होता है, कि जो शुरू से ही आरएसएस की जो सियासत रही है वो गांधी की हत्या के बाद खुद को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलना शुरू कर दिया शायद है, और कि भाई हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। वो एक अहद भी किया था, उनको मजबूर होना पड़ा है। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते नहीं आरएसएस का, उसके बाद ही आता है। हम्म। दे हैड टू लिटरली अब्जॉर्ब पॉलिटिक्स एटलीस्ट ऑन पेपर। हालांकि हमें मालूम है कि आज अगर बीजेपी का अध्यक्ष नहीं चुना गया है, वो आरएसएस के साथ रजामंदी नहीं है मोदी साहब की, इसीलिए नहीं चुना गया है, ये भी हमें मालूम है। तो आरएसएस ही दरअसल वो चलाता है सरकार, कितना भी कोई कुछ बोल ले। ये मेरी धारणा है ये। लेकिन जो हम शुरुआती दौर से वो देखते हैं, जो चीजें आज तक, जो हथकंडे अगर हम इसको कहें तो शायद शायद ज्यादा मुनासिब होगा, जो मस्जिदों के सामने जाकर के नारेबाजी करना, हिंदुओं के त्योहारों पर बिल्कुल मस्जिद के सामने से प्रोसेशंस निकालना, शंख बजा के ढोल बजा करके पहले करते थे, आजकल तो डीजे म्यूजिक चलाया जाता है, घटिया घटिया अश्लील किस्म के गाने चलाए जाते हैं, भड़काऊ नारेबाजी पत्थरबाजी भी हमने देखा है। ये 1925 से ही हम देख पाते हैं, और 100 साल में कुछ बदला नहीं है। क्या इससे हम ये मतलब निकालें कि आरएसएस बदला नहीं है? एक 100 साल में बिल्कुल जिस धुन में वो चला था उसी में चल रहा है। नहीं, इसमें दरअसल क्या है कि हम लोग अक्सर एक गलती करते हैं। हम्म। मतलब हम लोग, मतलब हम वो लोग जो सेक्युलर पर्सपेक्टिव से हम लोग हिंदू सांप्रदायिकता, हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को देखते हैं, हम लोग मानते हैं कि सब कुछ की शुरुआत 1925-27 सितंबर को हुई। हम्म। लेकिन मैं, मेरी ये धारणा रही है, और ये हिस्टोरिकली बोर्न होती है लोगों के रिसर्च पे भी, के बेसिस पे, कि आरएसएस का एक प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी हमको देखना पड़ेगा। हम्म। हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट वर दी situations and what were these the developments that led to the you know led to the idea of in Hedgewar's mind that we should form an organization like the RSS. हम्म। दरअसल हमको देखने को मिलता है कि 1857 के बाद से, जब से हिंदुस्तान का जो कंट्रोल था, जो कॉलोनियल पावर था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाता है, उस समय से उनको दिखता है कि 1857 में वन ऑफ द मेजर रीजंस जिससे, जिस कारण मतलब वो जब इतना बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज हुआ, वो ये था कि एक कॉम्पोजिट सोसाइटी उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। हम्म। तो उसमें अपने धार्मिक आइडेंटिटी को किसी ने नहीं देखा। हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा लगा के अलग अलग जगह पे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी, और उनको अपनी पावर को दोबारा से उन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। दिल्ली के दरबार पे दोबारा से बहादुर शाह जफर को बिठाया गया। उस तरह से कई जगह और हमको देखने को मिलता है। तो एक तरह से पूरा, तो जो सारा का सारा जो हम लोग बचपन से बात करते हैं कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, हम्म। वो चीज हमको देखने को मिलती है। और धीरे धीरे हम लोगों के समाज में एक एक जर्म ऑफ द हिंदू नेशनलिस्टिक आइडियाज हमको 1870s 1880s से देखने को मिलता है। हम्म। दो चीजें उसी समय होती हैं कि रिलीजन जो तब तक 1870 1880 तक एसेंशियली एक पर्सनल स्फीयर में था, उसका पब्लिक डिस्प्ले दिखने लगा। हम्म। और इसके पीछे जो मेन फैक्टर था, वो जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने गणेश पूजन को एक पर्सनल डोमेन से पब्लिक डोमेन में ले आए। 1890 के दशक में देखने को मिलता है कि उन्होंने गणपति उत्सव का प्रचार शुरू किया कि इसको सिर्फ घर में नहीं लेकिन सड़कों पे हमको इसको वो करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। 1893 में जलूस निकाले जाते हैं गणपति के विसर्जन के लिए। वही चीज देखने को मिलती है कि हमको मस्जिदों के सामने से लेके जा रहे हैं, उन मोहल्लों के सामने से लेके जा रहे हैं जहाँ कुछ तादाद में मुसलमान ज्यादा रहते हैं, क्योंकि 1857 के बाद से
ब्रिटिश प्रेशर की वजह से, लैंड सेटलमेंट, रीसेटलमेंट की वजह से मुस्लिम इलाके अलग होने लगते हैं, हिंदू इलाके अलग होने लगते हैं। इसके ऊपर भी हिस्टोरियंस ने बहुत काम किया कि किस तरह से पॉकेट्स ऑफ रिलीजियोसिटी गॉट सेग्रीगेटेड थ्रू दी हम्म। आफ्टर 1857, फ्रॉम 1860s ऑनवर्ड्स। बहुत काम हुआ है। तो 1890 और उसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें एक इंटरनेशनल स्कॉलर है जूलियन लिंच, उन्होंने एक पीएचडी भी लिखी है कि किस तरह से दी परफॉर्मेटिव हिंदुइज्म एक तरह से लेड टू कम्युनलाइजेशन। यही चीज हमको बंगाल में देखने को मिलती है, जहां दुर्गा पूजा हम्म। अ, घर से, घर में एसेंशियली दुर्गा पूजा हम्म। पहले परिवार के अंदर, हम्म। जो 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 जमींदार थे उनकी हवेलियों में, वहां पे दुर्गा पूजा होते थे। उसके बाद एक पब्लिक दुर्गा पूजा शुरू हो गया। द हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बारो, यू नो जो जो बोलते थे कि मतलब घर में पूजा से लेके हम्म। व्हाट आर नाउ नोन एज द शॉर्बुजानिन दुर्गा हम्म। पूजा विच इज फॉर हम्म। पब्लिक, वो शुरू हो गया। तो दुर्गा बिकेम अ मैटर ऑफ पब्लिक सेलिब्रेशन हम्म। एंड वेनरेशन। तो उसकी वजह से कम्युनलाइजेशन देखने को मिलता है, हिंदू महासभा बनती है, मुस्लिम लीग बनती है। सो अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स हैपेंड थ्रू द 1890s, the first and two decades of the 20th century, eventually leading to this huge debate over the over Gandhi's decision to include the Khilafat movement in the nationalistic framework। और उसी के बाद मोपला में जो अपराइजिंग्स होते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इज हम्म। वन पार्ट ऑफ द नैरेटिव। तो ये तमाम जो चीजें थी, तो एक तरह से विश्लेषण हो रहा था काफी। हम्म। 1925 के पहले नागपुर में गणपति उत्सव के बाद एक साल इमर्शन नहीं हुआ आइडल्स का, जिसमें हेडगेवार, बीएस मुंजे, ये लोग शामिल थे, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिल रही थी विसर्जन करते हुए। वो मुसलमान बस्ती के सामने से गुजरना चाहते थे और मस्जिद के सामने रुक के बड़े नारेबाजी और गाने बजाने शुरू करते थे। तो ये तो मतलब इट इज 150-year-old हिस्ट्री दैट यू गो एंड हम्म। exhibit your presence and tell them to stay within their own locality, keep their faith to themselves। तो इसका तो बहुत लंबा इतिहास है, वो हम्म। धीरे धीरे और इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया जो ये हम देखते हैं कि ये तो बड़ी बहुत लंबी हिस्ट्री है। एक जो एक और इसमें एक एक एंगल है कि आरएसएस के जितने भी दरअसल एक ब्राह्मणवादी इंस्टीट्यूशन है, और जो शुरू के इसके इसके जो बानी थे और जितने जी भी जी। सरसंघचालक है, शायद एक को छोड़ के सारे, लगभग सारे के सारे ब्राह्मण ही हैं, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं सारे के सारे। और कहा जाता सुदर्शन है। दक्षिण के थे, कर्नाटका हाँ। के थे। हाँ, राइट। और रज्जू भैया राजू भैया तो, उत्तर 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 प्रदेश के थे, हाँ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जी, और ये वो उत्तर भारत ठाकुर के थे, थे, वो ब्राह्मण ठाकुर भी थे। थे। और जी। उसी राजू की भैया। वजह से कि ब्राह्मणों के बाहर निकलना चाहिए, तो उसी वजह हाँ। से मोरोपंत पिंगले जी बन नहीं पाए। और हाँ, बेचारे मतलब बहुत ही 75 दुखी साल में रहे ही, अपने हाँ, अनुभव को रिटायरमेंट लेकर। हो गया, उसी से बहुत बड़ा विवाद हुआ। उसी जी। उन्हीं के रिटायरमेंट पे 75 के बहुत बाद शॉल दे दिया जाता है तो उसका मतलब है कि आप चुप बैठ जाइए। तो पिंगले हाँ। साहब ने यही कहा था कि मतलब मेरे को बोल दिया गया कि अब हाँ। आप चुप हो जाइए, बैठ जाइए। हाँ। मतलब ऐसे मोरोपंत पिंगले, मतलब सिंगली बहुत रिस्पॉन्सिबल थे संघ को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को उतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए, मतलब सीट्स दिलाने के लिए 1989 के लोकसभा चुनाव में, हम्म। क्योंकि पूरी तरह से मतलब माइक्रो मैनेज किया था मोरोपंत पिंगले ने आरएसएस की, जो राइट। विश्व हिंदू परिषद की जो अयोध्या आंदोलन थी, हम्म। अब सबसे बड़ी उनकी सक्सेस थी। जी, तो राजू भैया को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे ब्राह्मण ही हैं, आरएसएस के साथ संचालक रहे हैं। और ये कहा जाता है कि दरअसल आरएसएस के गठन के पीछे, चलिए हिंदू मुस्लिम राजनीति तो थी, लेकिन एक जो जो कोट अनकोट निचला तबका है हिंदू धर्म का, जो दलित बहुजन समाज है आज का, इन लोगों को जो राइट्स मिल रहे थे अंग्रेजी सरकार की वजह से, जो उनको तालीम मिली, वेस्टर्न एजुकेशन, बाबा साहब अम्बेडकर भी उभर के आए, कहा जाता है कि उससे भी बड़े नाराज थे। वो नहीं चाह रहे थे कि इस किस्म का जो है एक बाकी जो तबके हैं धर्म के,
वो उस हायरार्की में जो निचले पायदान पे हैं, वो नहीं चाहते थे कि उनको ये राइट्स मिले। तो इसीलिए भी आरएसएस का एक गठन होता है, क्योंकि ये प्रिविलेजेस वो चाहते थे कि हमारे पास ही रहे। क्या इसमें कोई आपको लगता है कि आपके रिसर्च में ऐसी कोई बात उभर के आई है जिससे लगे आपको कि हाँ इसमें कोई सच्चाई है, या फिर एक बाद में गढ़ी गई कहानी है? देखिए, कई सारे ना कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें देखने को मिलती हम्म। हैं। एक तरफ हमको दिखता है कि मतलब आरएसएस या फिर हिंदू महासभा या फिर ये जो तो तमाम जो संगठन है, हम्म। 1920 के समय से लेके अगर आप देखते रहें तो एक लेवल पे तो ये लोग चाहते थे कि जो लीडरशिप है वो अपर कास्ट पे रहे, के हम्म। पास रहे। लेकिन दूसरी तरफ से चूंकि ये एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी थी, हिंदुओं की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। द हिंदूज शुड अपियर टू बी अ ह्यूज कम्युनिटी। ये हम्म। तभी हो सकता है जब आप निचले तबके के लोगों को, निचली जाति के लोगों को अपने साथ इंटीग्रेट करें। हम्म। तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि विनायक दामोदर सावरकर रत्नागिरी में रहते हुए जब उनको पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होने के लिए अनुमति मिलती है, लेकिन उनको जेल से रिलीज कर दिया जाता है कि वो घर में इंटर्न रहे रत्नागिरी जिले के अंदर। तो तब वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट का प्रचार करते हैं कि मंदिरों में शूद्र को भी जाने देना मिलना चाहिए, हम्म। अनटचेबल्स को भी जाने देना चाहिए। इसके पीछे मूल मूल कारण ये है कि जनरल तो ब्राह्मण होंगे, लेकिन हम्म। फौज तो दूसरे लोग होने चाहिए ना। हम्म। तो वो कैसे होंगे अनलेस दे फील दैट दे टू आर पार्ट ऑफ द हिंदू हम्म। सोसाइटी। इसीलिए रिफॉर्म्स, इसीलिए टेम्पल एंट्री, गिव देम इक्वल राइट्स, ये बात होने लगी। हम्म। लेकिन होते होते और यही चीज चलती रही आपको 1920, 30, 40, 1970 गोलवालकर अपने जीवन के अंत में इंटरव्यू देते हैं जिसमें बकायदा जाति प्रथा को वो जस्टिफाई करते हैं। उस हम्म। इंटरव्यू को पढ़ा जा सकता है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसमें जिक्र मैंने अपने किताब में भी हम्म। की। 1974 में सरसंघचालक बनने के एक साल बाद बाला साहेब देवरस पूना में एक बहुत ही हिस्टोरिकल 1880 के समय से वसंत व्याख्यान माला, मतलब वसंत के समय एक मतलब दे वुड इनवाइट अ वेरी एमिनेंट पर्सन टू गिव अ लेक्चर और अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, जैसे उनका मन बने तो वो आके अपना व्याख्यान करें। तो बाला साहेब देवरस को मौका मिला था 1974 में, और आके उन्होंने बकायदा ये बोला कि अब वक्त आ गया है कि अब संघ को और हिंदू समाज को एक्सपैंड करना चाहिए और अपने डिसाइडिंग आर्म्स, डिसाइडिंग इंस्टीट्यूशंस में और जातियों के लोगों तक को भी लेना चाहिए। ये करना चाहिए, मतलब बेसिकली जो हम कहते हैं कि सोशल एक्सपेंशन ऑफ द आरएसएस का उन्होंने की बात बोली। लेकिन चूंकि ये दिस सवर्ण मेंटालिटी इतनी ज्यादा इनग्रेन थी, ये 1980 के कई 7-8 साल तक कुछ नहीं होता है। खतरे की घंटी संघ के अंदर मीनाक्षीपुरम मास कन्वर्शन से होता है 1981 में, जब उनको लगता है कि इफ वी डू नॉट become more inclusive and so far as the Hindu society is concerned and give them a share of power, तो धीरे धीरे इस्लाम के प्रति बहुत लोग चले जा सकते हैं, हम्म। जैसा कि मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु में हुआ था। और इसीलिए 1983 में उनका वो बहुत बड़ा प्रोग्राम एकात्मता यज्ञ शुरू होता है, जिसमें हिंदुस्तान के 5 जगह से अलग अलग जो पवित्र वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो नदी हो या फिर कोई और वाटर बॉडी हो, वहां से जल लेके पूरा हिंदुस्तान के मतलब क्रिस क्रॉस किया जाता है। नागपुर में जाके पांचों प्रोसेशंस मिलते हैं, कैंपेन किया जाता है, इंदिरा गांधी को भी बुलाया जाता है कि आप आइए, वो भी इंटरेस्ट प्रकट करती हैं। फिर लास्ट मोमेंट में उनको बोल दिया जाता है कि आप स्टे आउट मैडम। पंजाब में भी उस समय हिंदू हिंदू कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा है, जम्मू कश्मीर में भी बढ़ रहा है, कई सारी चीजें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो तब जाके धीरे धीरे हिंदू पॉलिटिकल ऑर्डर में एक तरह से हमको यूनिटी देखने को मिलती है। और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में 1991 में पहली बार बीजेपी कास्ट देख के अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं। गोविंदाचार्य उस समय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का जो
जो जो जो लेबल है, जो आइडिया वाज कॉइन्ड बाय एंड इंट्रोड्यूस्ड टू जर्नलिस्ट बाय गोविंदाचार्य। और जब पहली बार 91 के चुनाव के बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मेजॉरिटी मिलती है असेंबली में, तो कल्याण सिंह जो कि एक बैकवर्ड कास्ट के हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मेरे को अभी भी याद है कि जब चुनाव के कैंपेन के बाद मैं उस समय कवर कर रहा था उत्तर प्रदेश में, हम लोग कुछ लोग थे उस समय, तो अपने होटल लौट रहे थे, तो संयोग से भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह भंडारी, जो बाद में गुजरात में गवर्नर भी रहे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो भी उस होटल में रह रहे थे। तो लिफ्ट में जाते हुए हमने उनसे कहा था कि आपसे चर्चा करने आएंगे, लेकिन एक वाक्य में बताइए कि इस पूरे कैंपेन का निचोड़ क्या है। तो उन्होंने बस एक सेंटेंस बोला था। उसके बाद में जब हम रूम में गए थे, 5-6 पत्रकार, तो बात हुई थी, लेकिन उनका ये बयान बहुत ही, मतलब वेरी सिग्निफिकेंट, कि पंत और तिवारी के जमाने गए। हम्म। That means that Pant and Tiwari, the Brahmins, their era of dominance of politics has gone. हम्म। When they meant Pant, Govind Ballabh Pant हम्म। and other Pants, KC Pant, हम्म। those were the Pants, and Tiwari and D Tiwari, एनडी तिवारी, हाँ। जिनके बारे में ये, नई दिल्ली हाँ। तिवारी बोला जाता है। जी। तो ये So तो that चलिए। is it. So हाँ। that is the social expansion became हम्म। a necessity, and now it is, as far as the BJP is concerned, they have made it their way of life. हम्म। Narendra Modi's OBC status has also been, that is duly encashed हम्म। by द बीजेपी। हम्म। लेकिन मैंने अपनी किताब में नरेंद्र मोदी के बायोग्राफी में एक बात लिखी थी, दैट इन द early 1990s, when we journalists in Delhi started interacting with Narendra Modi, starting with the एकता यात्रा के समय जब हम्म। उनको नेशनल कन्वीनर बनाया गया था, तब पहली बार हम लोगों का उनसे अच्छी तरह से परिचय हुआ था। और शुरू के एक दशक तक कम से कम उनकी ओबीसी स्टेटस या उनकी ओबीसी आइडेंटिटी के बारे में कभी बीजेपी ने और ना ही मोदी साहब ने खुद उसको हम लोगों के सामने रखा। हम्म। इनफैक्ट उनकी जो जात है became got the OBC status much later, not at the time of his birth. The Ganchis were not part of the OBC list. They came हम्म। much later. I think, if I remember correctly, in the 1990s. हाँ, वो आई थिंक तब तक बीजेपी की ही सरकार थी जब ये दिया जब गया था। यही शायद दिया राहुल था। गांधी, यही बात राहुल गांधी अपने अलग अलग सभाओं में कहते रहते हैं। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही है, क्योंकि एक तो है कि चलिए एक रिप्रेजेंटेशन उनको देना पड़ रहा है, लेकिन फिर किन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया है वो भी देखने लायक है। क्योंकि अगर ओबीसी भी है, लेकिन फिर भी वही ब्राह्मणिकल सिस्टम में यकीन रखने वाले हैं। आप देखिए रामनाथ कोविंद साहब को जब राष्ट्रपति बनाया गया, उनको प्रमोट किया गया पहले दलित राष्ट्रपति, जबकि ऑलरेडी डॉक्टर के आर नारायणन थे। हालांकि वो हम्म, क्रिश्चियन थे, इसीलिए उनको मानने से मना कर दिया कि वो दलित हैं। रामनाथ कोविंद साहब भी जो अपने लीगल करियर में उनका आर्गुमेंट एक जो बड़ा एक अचीवमेंट के तौर पे दिखाया जाता है, वो ये कि उन्होंने ये मांग की कि रिजर्वेशन दलितों को जब देने की बात होती है तो फिर हिंदुओं को ही दिया जाए, मुसलमानों और ईसाइयों को ना दिया जाए जो कि दलित हैं। वो हम्म, उनका एक आर्गुमेंट था। तो एक जो दलित भी अगर हैं या ओबीसी हैं, तो वो भी उसी ब्राह्मणवादी सोच में यकीन रखने वाले लोग हों, तो ही जाकर के फिर आरएसएस के उस हायरार्की में वो आप किसी जी। एंगल से वो फिगर करते हैं। तो मतलब बेसिकली वो लीडरशिप अगर ब्राह्मणवादी है तो फिर मतलब वो अगर नहीं, ब्राह्मण नहीं भी है। हाँ। सोच तो सवर्ण ही है रहा ना। हाँ। हाँ। लीडरशिप कोई भी हो, लेकिन हाँ। सोच एसेंशियली सवर्ण ही है, अभी भी संघ परिवार। जी। तो मैं हम आखिर में आ गए हैं अपने इंटरव्यू के। मैं जी। आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो टेंशन हम देखते हैं या फिर जिसके बारे में बताया जाता है, जो हमारे आज के सरसंघ चालक हैं और मोदी साहब, जी। इन दोनों में कहा जाता है, 36 का आंकड़ा है कि 2014 के बाद मोदी साहब कभी भी नागपुर गए नहीं आरएसएस हेडक्वार्टर्स। इस बार काशी गए 2025 थे। में आकर के जा 11 साल बाद प्रधानमंत्री बनने के तब जाकर के गए। फिर लाल किले की फसील से आरएसएस को मुबारकबाद भी दी, 100 साल पूरे हो गए। फिर अखबारों में आर्टिकल्स भी लिखे मोहन भागवत साहब के 75 ईयर पे।
उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए उन्होंने ये सब बातें भी कही। तो इससे एक चीज बताने की कोशिश होती है कि देखिए आरएसएस और बीजेपी में, खास करके मोदी लेड बीजेपी में एक टेंशन है, क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने भी 2024 के इलेक्शन से पहले पहले बोल दिया था हमें अब आरएसएस की इतनी जरूरत नहीं है। क्या वाकई में ये टेंशन है, या ये एक छलावा है जैसे कि कुछ और लोग बोलते हैं कि देखिए एक्चुअल में तो कोई टेंशन नहीं है, अल्टीमेटली संघ परिवार ही है, आरएसएस ही है जो सरकार चलाती है, उसके इशारों पे ही चलती है, वो अगर कोई नई चीज चीज चाहेंगे तो वो हो नहीं सकता है। इट्स अल्टीमेटली पार्ट, जैसे हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं आरएसएस को, इट हैज मेनी हेड्स, एंड बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी जस्ट वन ऑफ द मेनी हेड्स। तो कोई विचारधारा को लेकर के कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, हो सकता है पावर शेयरिंग को लेकर के थोड़ा बहुत हो। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, परिवारों में मतलब फैमिलीज में डिफरेंसेस होते हैं, राइवलरीज होती है। हम्म। तो राजनीतिक परिवार में भी होगा और है। किस चीज पे है? आरएसएस जो है, संगठन को प्राथमिकता देती है, हम्म। व्यक्ति को पीछे रखती हम्म। है। मोदी साहब क्या करते हैं? उनकी सोच आई मी माई सेल्फ, हम्म। संगठन उनके पीछे। हम्म। ये पोजिशनल, ये चेंज है। फंक्शनिंग में मोदी साहब को इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी चाहिए, हम्म। अकेले, टू डिसाइड ऑन हिज ओन। कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं चाहिए। हम्म। संघ, भारतीय जनता पार्टी भी जिस सोच से बनी थी, एक बहुत बड़ी आ, बात होती थी जब प्री 2014 में आप भी जब रिपोर्टिंग करते थे, जब हम्म। हिंदुस्तान की जर्नलिज्म में और रिपोर्टिंग के पीरियड में, तो ये लोग बोलते थे कि डेलिब्रेशन, चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो हम्म। चर्चा अब बीजेपी में नहीं होती। हम्म। अब सिर्फ फैसले होते हैं एक व्यक्ति का। वो उस प्रोसेस में किसी को कंसल्ट करना चाहे, किसको करना चाहे, वो एक व्यक्ति तय करता है। और उस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन दो व्यक्तियों को दायित्व दिया जाता है कि इसको जाइए इम्प्लीमेंट करिए। हम्म। तो दैट हैज बिकम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम्म। आरएसएस के साथ में क्या है कि दे वांट अ मोर कंसल्टेटिव प्रोसेस। हम्म। आरएसएस हैज ग्रेटली बेनिफिटेड, उनको बहुत फायदा हुआ है 2014 से। मैं बिल्कुल। बोलता हूं कि दे हैव हैड द बेनिफिट ऑफ टू पीस। हम्म। पहला पी जो है, वो है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हम्म। दूसरा क्या है कि प्लेसमेंट्स। हम्म। हम्म। आज हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन को उठा के देख लीजिए, चाहे वो एजुकेशनल हो, कल्चरल हो, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, कोई भी हम्म। इंस्टीट्यूशन हो जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है इन डिटर्मिनिंग हु इज गोइंग टू बी placed in those in various positions and there, so you will find somebody from the RSS ecosystem. हम्म। Penetration at every level of the Indian state वो हो चुका है। सिर्फ आरएसएस को चाहिए कि भाई एक बार बात तो कर लीजिए। हम्म। आपने बीजेपी के प्रेसिडेंट की बात की, क्या वजह है कि जेपी नड्डा, डिस्पाइट बीइंग the least productive, least performative of BJP presidents in terms of power, हम्म। has the longest tenure? हम्म। Because of what you already said, that हम्म। the inability of the RSS and the BJP to come to an agreement. हम्म। RSS is tolerating Modi, but they keep on putting pressure. हम्म। Eventually, RSS को जिस दिन लगेगा कि हिंदुत्व की सपोर्ट अब इतना, उसका इतना विस्तार हो चुका है, that cross that threshold level, that we no longer need an individual to retain our electoral hegemony, that day it will decide कि what to do with Modi. हम्म। जब तक उनको लगेगा that we still require a charismatic leader during elections, this this kind of a tension will remain, that हम्म। they will be in a situation of the post Cold War, or during the Cold War, that हम्म। the world is not at war, but yes, underlying tensions are always there. हम्म। मतलब इसी से सेकेंड मेरा, वर्ल्ड वॉर के जी जी। बाद जो कोल्ड वॉर के समय जो रिश्ते थे बिटवीन दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन दी नेटो कंट्रीज एंड दी वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज, हम्म। उस तरह की सिचुएशन संघ परिवार में है, और मुझे लगता है आगे भी रहेगी कुछ समय। इसी से मेरा आखिरी सवाल भी बनता है। 100 साल पूरे हो गए आरएसएस के। केशव कुंज जो है, जो पहले सिर्फ एक, मैं गया हूं एक बार एक स्टोरी के सिलसिले में बहुत पहले,
लेकिन जो एक एक बारांदा था और उसमें एक कॉरिडोर था, उसमें कुछ रूम्स थे जो प्रचारक रहते थे, एक ऐसा सर्कुलर टाइप का एक ही लेवल का, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं था, जी वो अब 7 स्टोरी हो गया है, मैंने सुना है। मैं गया नहीं हूं मैं इंडिया काफी सालों से, लेकिन भव्य उनका जो एक बिल्डिंग बन गया है। और अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में भी इस तरह के आरएसएस के इंस्टीट्यूशंस अब बन रहे हैं, और फायदा उनको बहुत पहुंचा है, जैसे कि आपने कहा। उनका बेस्ट टाइम शायद 2014 के बाद से ही है, क्योंकि हर जी हर इंस्टीट्यूशन में उनके लोग, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हो, वहाँ पे भी एक बड़ी स्टोरी आई थी आई थिंक न्यूज़ लॉन्ड्री की, जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया था, बिना क्वालिफिकेशन के लोगों को डाल दिया गया है। मुझे अभी एक और चीज़ याद आई है कि 2015 में शायद आरएसएस ने एक आइडिया को सामने किया था कि बिना पीएचडी किए ही अगर आप किताबें लिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर का जो है टाइटल दे देना चाहिए, कि एकेडेमिया में आरएसएस के मेरे लिए लोग तो नहीं अच्छी है। खबर होगी, आपके लिए भी अच्छी खबर होगी, डॉक्टर मणिमुक्त शर्मा। चलिए, मैं तो शायद बच जाऊंगा कुछ टाइम में, होपफुली, अगर आप लोगों की दुआ रही। लेकिन ये जो एक्सपर्ट्स ना होना, लेकिन फिर बाहर बैकडोर एंट्री के जरिए हम लोगों को शामिल करेंगे। एक तो लैटरल एंट्री सिविल सर्विसेज में, उसका भी काफी लोगों जी ने जी तनकीद जी की है। तो आरएसएस 100 साल बाद सरकार पे तो उसका नियंत्रण है, स्टेट पर अभी नहीं है। धीरे धीरे शायद वो भी हो जाए, जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो बातें कर रहे हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस, उससे तो यही हम्म। लग रहा है कि अगर इतने सेलिब्रेटेड लिबरल, अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस हार्वर्ड रिटर्न इस तरह की बात कर सकते हैं, तो फिर आरएसएस की तो चांदी ही चांदी है। 100 साल बाद क्या इंडिया का फर्स्ट रिपब्लिक अब खत्म हो गया है? अब जो नया जो वजूद में आ रहा है, दैट्स अ हिंदू रिपब्लिक, हिंदू राष्ट्र जो वो कहते हैं। और इंडियन नेशनलिज्म जो कि इंक्लूसिव था, क्या वो हिंदू राष्ट्रवाद के सामने पस्त हो गया है? काफी हद तक चेंजेस तो हुए हैं, लेबल की फर्क नहीं है। हम्म। अ, एक ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, शिप ऑफ थिसियस, हम्म। कि एक जहाज है, उसमें आप मरम्मत करते चलिए करते चलिए करते चलिए, हर पार्ट को बदल दें, तो फिलोसफिकल सवाल उठता है आखिर में, क्या ये वही जहाज है? हम्म। तो हिंदुस्तान में भी मतलब संविधान के बारे में कहा जाता है कि क्या हिंदुस्तान का संविधान बदल दिया जाता है? मुझे नहीं लगता कि बदला जाएगा, लेकिन जिस तरह से चीजें इंसर्ट की जाती हैं, जिस तरह से परिवर्तन किए जाते हैं, हिंदुस्तान की जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें धर्म के बेसिस पे नागरिकता डिटरमिन नहीं हम्म। होती थी। 2019 के बाद से एक खास तबके में religion has become the determining, factor हम्म। in deciding whether a person is to be granted citizenship or not. हम्म। तो इस तरह से परिवर्तन होते रहेंगे, लोगों के सोच बदलते रहेंगे, हम लोगों के इतिहास के कोर्स में बदलते रहेंगे। तो धीरे धीरे जो प्रोसेस अंडरवे है, वो अपने फाइनलिटी पे जाएगी। हम्म। अगर कोई ऑल्टरनेटिव सरकार आती है, तो वो इन चीजों को रिवर्स कर पाएगी, उसके बारे में सोचना है, देखना पड़ेगा। हम्म। किस तरह की सरकार आती है, उसकी कितनी पावर होती है, और उसकी कितनी कमिटमेंट होती है टू रिवर्स दिस प्रोसेस, वही डिसाइड करेगी कि हम 1947 हम 2047 में, अमृतकाल वाला, ट्वेंटी जी। फोर्टी सेवन में जब विकसित भारत हो जाएंगे, हम्म। तो वो किस तरह के विकसित भारत होंगे? हम्म। वॉट विल वी बी, वॉट विल बी आवर कैरेक्टर? नाम शायद यही रहे, हम्म। शायद वो भी बदल जाए, लेकिन हम्म। वो तब पता चलेगा। बट नाउ देर इज डेफिनेटली अ प्रोसेस ऑफ change which is underway. How हम्म। much of it is actually going to happen? Very difficult to say at the moment. ऑन दैट सोबरिंग नोट, नीलांजन मुखोपाध्याय, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आज ये बहुत ज़रूरी गुफ्तगू हमारी हुई है आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर, किस तरफ हिंदुस्तान रुख कर रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। जी। हमारे थैंक सुनने यू। वालों को मैं उनकी किताब में फिर से रेकमेंड करना चाहूंगा, द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट। ये एक किताब है, और भी बहुत सारी किताब जो हमने अपनी तमहीद में जिक्र किया था, वो जरूर देखिएगा। नीलांजन दा, बहुत शुक्रिया।